अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज स्टूडेंट हम आपसे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही आसान है, फ़ौरन ही जवाब इसके हासिल हो जाते हैं। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो नीचे फंक्शंस 3 दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, बताइए इनकी कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट कीजिए, उनकी डिसकॉन्टिन्यूटी को टेस्ट कीजिए। टेस्ट करना है। याद रखिए, कोई भी फंक्शन कब कॉन्टिन्यू होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, और कब डिसकॉन्टिन्यूस होता है, उसके हवाले से एक टेस्ट है, और वो टेस्ट 3 स्टेप्स पर मबनी है। नंबर 1, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। गिवन वैल्यू ऑफ एक्स पर, जो भी एक्स की वैल्यू गिवन है उस पर वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, उस वैल्यू ऑफ एक्स पर, वैल्यू ऑफ द लिमिट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरी शर्त है, लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त इसकी ये है कि जो भी लिमिट ऑफ द वैल्यू हासिल हो वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। अभी मैंने जो आपको टेस्ट के ये 3 मराहिल बताया, अजीब से लग रहे होंगे, ये क्या कह दिया। तो इसमें पहला तो टेंशन मत लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस दिए मैं सारे ही वेल डिफाइन है तकरीबन, लिहाजा पहला टेस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या है? वेल डिफाइंड फंक्शन है, तभी तो हम इसे कर रहे हैं ना। अगर डिफाइन नहीं होते तो करते क्यों? इज डेट क्लियर? आप सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स सीख रहे हैं तभी तो आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा ना। अगर आप सेकेंड ईयर में नहीं होते तो आप क्लिक ही नहीं करते, तो बाद में पता चलेगा कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, या टीचर आपको गाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो दूसरा मरहला है, दिस इज सेकंड स्टेप। तो पहला स्टेप तो ये है कि सारे ही सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ही क्लिक करेंगे ज़ाहिर है इस वीडियो को, सेकेंड ईयर का मैथ है। तो कहने का मकसद ये है कि जो पहली शर्त है कि फंक्शन को वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड फंक्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूं वेल डिफाइंड से मुराद क्या है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरह से इसको बताया है। वह वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि एक्स की जो वैल्यू है, जो गिवन वैल्यू ऑफ एक्स है, वो उस फंक्शन की डोमेन होनी चाहिए। यानी फंक्शन में एक्स की उस कीमत, वो एक्स की वो वैल्यू मस्ट कंटेन दैट फंक्शन। समझ रहे हैं बात को? इसकी मिसाल है, मिसाल ऐसी है कि दावत में वही जाता है जिसको, शादी में वही जाता है इसको दावती कार्ड मिलता है। तो दावती कार्ड तो शर्त है ना पहली, उसके बगैर तो कोई मैरिज हाल में या शादी में अटेंड नहीं करता, आदाब के खिलाफ हो जाती है बात। समझ रहे हैं बात को? तो वेल डिफाइन होने का मतलब ये है कि एक्स की जिस वैल्यू पे भी फंक्शन गिवन है, एक्स की वैल्यू डोमेन होनी चाहिए उस फंक्शन की। ये पहली शर्त है, बस आसान लफ्ज़ों में कह दिया। अब इसकी चेकिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फंक्शन डिफाइन है। उसके बाद दूसरी चेकिंग है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन मस्ट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसको हम 50 दफ़ा कह चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यानी जब उस लिमिट पे आप, जब उस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें, लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल आनी चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ज़्यादातर फंक्शन के कॉन्टिन्यू या डिसकॉन्टिन्यू होने की वजह लिमिट का एग्जिस्ट करना या लिमिट का एग्जिस्ट नहीं करना है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ज़्यादातर मोस्ट केसेस में ऐसे ही होता है। अगर ये 2 शर्तें ऊपर की पूरी हो जाएं, पहली तो होगी पूरी, वेल डिफाइन होगा फंक्शन, और दूसरी शर्त हो सकता है पूरी हो या ना हो। अगर वो दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई तो फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, फिर हम तीसरी शर्त की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी शर्त भी पूरी हो जाए, फंक्शन यानी लिमिट एग्जिस्ट करती हो फंक्शन की, तो अब तीसरी शर्त जो है वो देखिए चेक की जाएगी। और तीसरी शर्त क्या है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन जो भी आपने मालूम की है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो। यहाँ थोड़ा सा टिपिकल लगता है समझना चीज़ों को, और ये उतना ही आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है। और जब ये तीनों शर्तें एट अ टाइम पूरी हो जाएं तब हम ये कहते हैं कि फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। तो देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन।
और अगर इन तीनों में से कोई एक शर्त भी पूरी ना हो तो वो डिसकंटिन्यू होता है। लेकिन तरतीब याद रखिएगा, सबसे पहले वेल डिफाइन हो, नंबर 2 क्या बताया, लिमिट ऑफ द फंक्शन मस्ट एग्जिस्ट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और तीसरी और आखिरी शर्त क्या है कि जो भी लिमिट ऑफ द वैल्यू आप निकालेंगे फंक्शन की, वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। मैं लिमिट ऑफ द फंक्शन कह रहा हूँ और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कह रहा हूँ, ये बराबर होनी चाहिए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स पर। अब इतनी सारी बातें कर दी, तमीद बांध दी, आइए इन बातों को अमल में लेकर आते हैं आपके साथ। स्क्रीन चेंज करते हैं। पहला पार्ट ही आपके सामने आ गया है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैं इस पर ही बात कर लूँ, इधर उधर की बातें तो कुछ भी नहीं की हैं आपसे अभी, अल्हम्दुलिल्लाह फोकस ही किया है पॉइंट को। ये है भाई फर्स्ट, ये फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स इज द व्हाट एंगल ऑफ साइन, प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स। आपने चेक करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी को एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो मैं बार बार बोल रहा था ना, गिवन वैल्यू ऑफ एक्स गिवन, ये वो है गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी को चेक करना है कि इस वैल्यू ऑफ फंक्शन पे फंक्शन इस वैल्यू ऑफ एक्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। समझ गए बात को? जो नहीं समझे वो आप समझें, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ओके, तो पहली शर्त क्या बताई, मैं लिख दूं क्या, बोलिए, लिख देता हूं। कंडीशंस मिटा देंगे फिर। 3 कंडीशंस है। पहली, फंक्शन मस्ट डिफाइन, फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड। एट गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू यहाँ 0 दी हुई है तो वहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू ए ले लेते थे। दूसरी शर्त क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन, जो भी लिमिट ऑफ द फंक्शन है, मिसाल पर यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो मैं अगर इस क्वेश्चन के हवाले से लिखूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 होगा। इस पर क्या हो, लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है मस्ट एग्जिस्ट, मस्ट एग्जिस्ट होनी चाहिए। इसका मतलब भी बता दिया। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और तीसरी और आखिरी शर्त क्या है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन जो भी निकली है ऊपर, पहले आप निकाल चुके होंगे, उसको दोबारा निकालने की कोई पंचायत नहीं करनी है। बिला वजह क्वेश्चन को लेंदी करना हो, खींचना शुरू कर दें। जो भी आपने लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाली होगी एक्स टेंस टू 0, ज़ाहिर है लिमिट अप्लाई की होगी ना, एक्स की वैल्यू 0 पुट करके लिमिट अप्लाई की, फिर वैल्यू निकाली, वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये क्या है, इसको सॉल्यूशन के दौरान समझ लेंगे। यानी जो भी एफ एक्स, चले मैं यही डिस्कस कर देता हूँ, ये एफ एक्स दिया हुआ है, बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 पता चल जाएगी। हर जगह एक्स की 0 लगा दें, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, समझ रहे हैं बात को, और फिर उसको चेक करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन भी यही थी, जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकली तो वो बराबर होनी चाहिए। ये तीनों शराइत पूरी होंगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। समझ गए बात को? आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फंक्शन इज डिफाइंड है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन क्या है, डिफाइन। इस पर नहीं जा रहे, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा बुक की, उसमें भी जो है डिफाइंड ही हैं फंक्शंस। और कभी ऐसा क्वेश्चन या मौका आया कि जिसमें पहली शर्त ही पूरी नहीं हो, तो ऐसे होगा तो नहीं, तो फिर उस वक्त से चेक कर लेंगे। फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड। और दूसरा क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये बतानी है स्टेप 2 में। लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिए क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट एक्स टेंस टू 0,
साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अब ये लिमिट ऑफ द फंक्शन आपने लगा दी। ये स्टेप 2 चेक हो रहा है, याद रखिएगा, यहाँ से चेकिंग हो रही। क्या करेंगे इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाएगी। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो उसके लिए x की वैल्यू चेकिंग x इज इक्वल टू 0 पर है, याद रखना, इसको नहीं भूलना। किस पर है, x इज इक्वल टू 0 पर, तो उसके लिए x की कीमत लेस देन 0 ली जाएगी। सही है। और इसको लिखने का तरीका ये होगा, ये आपने लिखा लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस साइन लगा दें। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कायदा ही है, माइनस साइन लगा दीजिए और ये फंक्शन लिख लीजिए यहाँ पे। चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की मालूम कर रहे हैं। ये रहा फंक्शन, इसमें जहाँ जहाँ, बल्कि इसको एक स्टेप और करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही कर देता तो सही रहता। उमर को चाहिए एक असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स। अब ज़ाहिर है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लगा देंगे स्टूडेंट, 0। ये x कितनी जगह नज़र आ रहा है, यहाँ 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 0 लगाते हैं। जब आप 0 लगाएंगे, अप्लाइंग लिमिट है, याद रहे, आप क्या कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। मैं लिख दूं भाई, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट का मतलब ये होता है जहां जहां x से वहां 0 लिखते हैं, दैट्स इट। ओके, जब यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे जगह जगह तो क्या होगा देखें, साइन ऑफ x की जगह 0 पर स्क्वायर प्लस पाई मल्टीप्लाई x की जगह 0 प्लस 7 x की जगह 0 पर स्क्वायर प्लस x की जगह 0। ओके, आइए स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा, साइन 0 का स्क्वायर 0, पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 0, आगे 0 लिखना बेकार है, छोड़ दें। साइन 0 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लो भाई, साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, कैलकुलेटर यहाँ आपने इस्तेमाल करना है, या अगर आपको टेबल याद है तो मोस्ट वेलकम। 0 प्लस 0, 0 में 0 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाल ली। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज़ योर LHL, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, 0 आ गए। अब कौन सी लिमिट चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए। राइट हैंड लिमिट के लिए सेम सब कुछ यही होगा, वो 0 के ऊपर माइनस था, वहाँ प्लस लग जाएगा, दैट्स इट। और x की कीमत ग्रेटर देन 0 मानी जाएगी। तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, बल्कि इसको मैं और ऊपर कर, यस। अब राइट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं, उसके लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0, लेकिन ऊपर प्लस साइन ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पर आप जानते हैं ना क्या करना है, लिमिट राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन, और जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर जो है वो लिखना था साइन ऑफ के, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x था, और प्लस
7x² था प्लस x। ओके, बुक साथ रखिएगा अपने, ताकि मैं बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं कर सकता, परेशानी होती है। बुक सामने होगी तो आप वहाँ से देख लेना, या कॉपी से अगर आप लिख रहे हैं कॉपी पे तो आप वहाँ देख लेना। ओके, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट लगा दी। अब यहाँ पर ये पता है मैं ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यूज़ हैं, आप अप्लाइंग लिमिट करते हैं, दैट्स इट, अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट का मतलब है कि पुट x इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लगा दें। कितनी जगह x है, वही जवाब आएगा। देखें, उसी को बार बार लिखना तो थोड़ा अजीब लग रहा है, और आपको भी अजीब ही लग रहा होगा, बोरियत वाली बात हो जाती है। अब लिमिट नहीं लिखना तो साइन ऑफ x की जगह 0² प्लस पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस 7 x की जगह 0 पर स्क्वायर प्लस x की जगह 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 0 हो जाएगा, अभी बताया है, और यहाँ इसका 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई 7, दिस विल गिव यू 0 प्लस 0। साइन 0 की वैल्यू आपको बताइए 0 होती है, 0 प्लस 0 प्लस 0, तीनों 0 को जमा करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 0। दिस इज़ योर राइट हैंड लिमिट, यानी इस फंक्शन पे राइट से जाएंगे तो उसकी जो लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 आएगी। लिमिट ऑफ द फंक्शन कहना चाहिए 0 आ गई। या क्या दोनों लिमिट सेम आई हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट? यस, एज लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LIM लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट राइट हैंड लिमिट, दोनों सेम आ गए, और दोनों सेम किसके बराबर आई हैं, 0 के बराबर आ गई। दूसरी शर्त पूरी हो गई, पहली शर्त तो ऑलरेडी पूरी थी, दूसरी शर्त पूरी हो गई। लेकिन अभी भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं माना जा सकता आदमी तौर पर जब तक कि तीसरी कंडीशन पूरी ना हो। तीसरी कंडीशन में आपने वैल्यू ऑफ द फंक्शन मालूम करनी, क्या निकालनी है, उसमें चेक करते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल होनी चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। अब इसमें क्या फ़र्क है, ये आपने जो निकाली है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, ये असल में लिमिट ऑफ द फंक्शन ही तो है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन तो आप निकाल चुके हैं। स्टेप नंबर 3, आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालेंगे, तीसरी शर्त, कंडीशन 3, कंडीशन 3, आप चाहें तो नाम दे दें कंडीशन 2, कंडीशन 1, कंडीशन 3। तीसरी शर्त के लिए आपको क्या निकालना होगा, बोलिए, लिमिट ऑफ द फंक्शन, वो थी क्या, वो कंडीशन ये थी, लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू value of function. What does it mean? Limit of the function LIM x tends to 0 fx, ये लिमिट ऑफ द फंक्शन है। इसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन में डायरेक्ट क्या लिखेंगे, fx लेंगे, और x की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर x इज इक्वल टू 0 पर चल रहा है क्वेश्चन, तो इसकी जगह 0 पुट कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो बस इस कंडीशन 3 ये आपके सामने आ गई है। इसमें लिमिट ऑफ द फंक्शन हम मालूम कर चुके, जो कि 0 निकली, उसको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ आप लिख दें हेयर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों इक्वल हैं,
इसलिए मैंने प्लस लिखा ना माइनस लिखा, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 0। ये हमने मालूम कर लिए, फाउंड। अब क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन चाहिए। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकलेगी उसको देखें। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जब निकालेंगे तो कहीं लिमिट का लफ्ज नहीं लिखना, ये टिप बता रहा हूं मैं आपको। वैल्यू ऑफ द फंक्शन में कहीं भी आपको LIM लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। आपने डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन की वैल्यू क्या थी फंक्शन की वो पिक करें। fx, यस, fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस x। यही है, ये था, ये आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है fx। यहाँ कहीं LIM लिखा हुआ नजर नहीं आएगा जब आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। ये वैल्यू किस पे निकालनी है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 0। अब देखें वही काम फिर हो रहा है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब यहाँ पे आप जगह जगह 0 पुट करेंगे तो दोबारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, वही 0 बन जाएगा। आप ये लिखना पड़ेगी ये चीज़, आप बिल्कुल ही वो नहीं कर सकते ना, एक दफ़ा तो शो करेंगे। अब इसका रिजल्ट कंप्लीटली क्या आ जाएगा, 0। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये क्या निकाल लिया आपने, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0। अब और से देखें, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या निकली थी, 0, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या निकली, 0। आपको फर्क पता चल गया दोनों में यकीनन कि लिमिट ऑफ द फंक्शन का क्या मतलब है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन का क्या मतलब है। देखिए बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में आकर समझ में आती हैं। आम का जायका कैसा होता है ये उसी स्टूडेंट को पता चल सकता है जिसने आम खाकर देखा हो। मैं लाख डिफाइन करता रहूं कि आम का जायका अमरूद से, केले से इतना डिफरेंट होता है, मीठा होता है, लेकिन अब जामुन जैसा मीठा नहीं होता, सेब जैसा मीठा नहीं होता। आपकी समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप खुद खाएंगे नहीं। तो पहले आप आम खुद खाएं, यानी आप पहले खुद देखें क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, प्रैक्टिस करें, उसको समझें, तब वो पॉइंट समझ में आएगा जो बयान किया गया है। अब चूँकि तीनों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई है। पहली कंडीशन तो ऑलरेडी पूरी है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो चेक हो गई। तीसरी कंडीशन ये थी जो आपके सामने लिखी हुई है बोर्ड पर, ये भी अब चेक हो गई। तो जब तीनों शर्तें पूरी हो गई तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी इन द फंक्शन। यानी इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स पर या डोमेन पर। या एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक किया हमने, फिलहाल तो किस पे चेक किया है, x इज इक्वल टू 0 पे चेक किया है कि इस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन चाहे लेफ्ट से आप आ रहे हो चाहे राइट से आप आ रहे हो तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम होगी, कोई डिस्कनेक्शन नहीं होगी, कॉन्टिन्यूटी होगी, ग्राफ नहीं टूटेगा। आसान और आसान कर दिया, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ नहीं टूटेगा। जो स्टूडेंट शुरू से जुड़े हुए हैं, पहली और दूसरा पार्ट इन्होंने देख लिया है, वो यकीनन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि ग्राफ टूटेगा नहीं, क्योंकि हमने ग्राफ के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व करके ग्राफ के ज़रिए एक्सप्लेन किया है कि क्यों कॉन्टीन्यूस होता है फंक्शन, क्यों डिसकंटिन्यूस होता है। ओके, अब वो तफसीलात आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो तीनों शर्तें पूरी होने पर आप आखिर में लिखेंगे कि फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। समझ गए बात को। तो अब आप एक जुमला यहाँ भी लिख दें, वो ये है, हेयर limit x tends to 0 of the function is equal to the value of the function, और value of the function x is equal to 0 पे ली गई है। तो तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। चूँकि तीनों शर्तें पूरी हो गई, thus या hence बस function is continuous, function is continuous
एट वेयर, एक्स की किस वैल्यू पे, किस डोमेन पर, किस वैल्यू ऑफ एक्स पे, 0 पर। ये है भाई इतना सा। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, ये आपके सामने सेकंड पार्ट आ गया है। 2 माइनस कोस ऑफ 3x माइनस कोस 4x अपॉन x। इस फंक्शन को की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी जो डोमेन है फंक्शन की वो x इज इक्वल टू 0 ली गई है, लेकिन ये डोमेन है ही नहीं इस फंक्शन की। x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, लेकिन ये इस फंक्शन की डोमेन नहीं है। हमें कैसे पता चला, इसको समझना है। यानी यहाँ पहला पॉइंट ही फेल हो जाएगा। फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है ये। पहली शर्त क्या थी, फंक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। तो मोस्टली केसेस में तो डिफाइंड ही होता है, लेकिन इम्तिहान में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो वेल डिफाइंड के ही आएंगे, जाहिर सी बात है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट पे जाके फैसला होता है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ पर पहले स्टेप में ही जो है वो काम हो जाएगा तमाम, यानी फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं है, डिसकॉन्टीन्यूस है। ये राज की बात पहले ही आपको बता दी। अब क्यों नहीं है, क्या वजह है, अब उसको समझ लेते हैं, जो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो ऐसा मौका नहीं था। आइए इसको देखते हैं क्यों वेल डिफाइंड नहीं है फंक्शन। पहली शर्त क्या है, फंक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये वेल डिफाइंड नहीं। तो कंडीशन 1 को चेक कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन, आप इस तरह से चाहें तो हेडिंग वाइज काम कर सकते हैं। ओके, उसके लिए क्या करेंगे कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं। उसके लिए जो फंक्शन है उसको लिख लें, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत आसान है, और उसमें x की वैल्यू 0 पुट करें और देखें फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। यानी इसमें उस पिछले सवाल में सबसे आखिर में वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाली थी आपने, इसमें जो है आप सबसे पहले निकालें वैल्यू ऑफ द फंक्शन। समझ रहे हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें एट x इज इक्वल टू 0 इस पर। तो बहुत आसान है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा आपको एक दफ़ा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस ऑफ 3x माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन x। क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को चेक कर रहे हैं आप, सेटिस्फाई है या नहीं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लगाते हैं। 0 कितनी जगह 0 है, 1 2 4 के साथ एक 0 और नीचे भी x मौजूद है। देखें क्या होगा, 2 माइनस कॉस ऑफ 3 मल्टीप्लाई x की जगह आ गया 0, फिर माइनस कॉस ऑफ 4 मल्टीप्लाई x की जगह आ गया 0, और अपॉन में भी है x की जगह 0। अब कीमत पुट करें इसमें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, कॉस ऑफ 0, फिर कॉस ऑफ 4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और अपॉन में 0। कैलकुलेटर यकीनन आपके पास होगा, सेकेंडरी मैथ के तलबा के पास तो होता ही होता है। कॉस 0 की वैल्यू निकालने में यही कर लेता हूँ, 2 माइनस कॉस ऑफ 0 की वैल्यू ये 1 हासिल होगी, फिर माइनस कॉस ऑफ 0 की वैल्यू दोबारा निकालें 1 आ जाएगी, अपॉन में 0 है। 2 माइनस 1 विल गिव यू 1, 1 माइनस 1 विल गिव यू 0। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा स्टूडेंट 0 और डिनोमिनेटर में भी है 0। अब मेरा आपसे सवाल है, आप बचपन से मैथ पढ़ते चले आ रहे हैं, 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जब 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो कुछ नहीं आता है, पता ही नहीं है, नहीं क्या कुछ नहीं कि ये कहना चाहिए पता नहीं क्या आता। आज तक मैथमेटिक्स इस बात को डिफाइन नहीं कर पाई कि 0 को 0 से डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए। मैथ को ही नहीं पता, हालांकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ नंबर्स और भी हैं, कुछ कंडीशंस मैथ की और भी हैं कि जो आज तक डिफाइन ही नहीं की गई हैं। अब 0 को 0 से डिफाइन, इसकी मैं मिसाल दे दूँ। मिसाल पहले समझ लें क्या है।
कि ये क्यों नहीं पॉसिबल है, ये डिफाइन ही अनडिफाइंड फॉर्म है। इस 0/0 को कहते हैं स्टूडेंट अनडिफाइंड फॉर्म। क्या कहते हैं इसे? ये जो 0/0 आया है इसको कहते हैं मैथ में अनडिफाइंड फॉर्म। क्यों कहते हैं इस पर ही बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन तो खत्म हो गया। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड यानी फंक्शन इज अनडिफाइंड, सो इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। बात खत्म हो गई, पहली शर्त खत्म। आपने इम्तिहान में लिख देना है, अगर ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं। पहली बात ये कि इतनी जल्दी सोल्व होने वाला कि एस फंक्शन इज अनडिफाइंड सो इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब सेकंड और थर्ड स्टेप की तरफ जाना ही नहीं है, बात ही ख़त्म हो गई। तो स्टूडेंट तो यहाँ आके रुक जाए। अब जो टीचर अगर आते हैं, मेरा असल में खिताब उनसे है, वो ये है, और अक्सर ये जानती होगी आप रिस्पेक्टफुल असतज़ा कराम है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयरिंग करूँ। तो 0 को 0 से डिवाइड करने पर क्या आता है नहीं पता। इस तरह और भी कुछ फॉर्म्स हैं। एक 0/0 हो गई, एक होती है किसी भी कांस्टेंट नंबर को, कांस्टेंट को, बल्कि इसको और आसान कर दूँ मैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा नहीं मालूम। ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगी पता नहीं, क्या होगी। 0 की पावर 0 क्या होती है मैथ को नहीं मालूम क्या होती है। 0/0 इन्फिनिटी की अपॉन इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0। और इसी तरह इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये भी एक है। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी क्या होती है ये भी नहीं मालूम। 1 2 3 4 5 और एक 0 की पावर इन्फिनिटी, ये क्या होती है 6, और इन्फिनिटी की पावर 0, ये क्या हो गई 7। बाज़ असतज़ा कराम ने 4 लिखी हैं, 4 बताई हैं। मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे 7 बताई थी, ये वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये मैथ की अनडिफाइंड फॉर्म है, आज तक डिफाइंड ही नहीं हो सकी। मैं सिर्फ इस पर बहस करना चाह रहा था आपसे, 0 को 0 से डिवाइड करने पर अनडिफाइंड फॉर्म कैसे। देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स 10 टॉफ़ियाँ हों, कितनी 10, और 2 बच्चों में तकसीम करनी है। 10 टॉफ़ियाँ 2 बच्चों में तकसीम करनी है, कितनी मिलेंगी 5। 2 बच्चों में डिवाइड करनी है, 5 मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर। लेकिन अगर एक भी टॉफ़ी नहीं है और बच्चा भी एक भी नहीं है, टॉफ़ी भी नहीं है बच्चा भी नहीं है, जिसको डिवाइड करना है वो भी नहीं है और जिसमें डिवाइड करना है वो भी नहीं है, तो ये सिचुएशन कहाँ है दुनिया में, कहाँ एग्जिस्ट करती है, ये भी अभी तक नहीं पता। इसलिए इसको कहते हैं डिफाइंड फॉर्म। समझ रहे हैं बात को। अब ये फंक्शन हो गया अनडिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं रहा, लिहाजा इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। इतनी बहस मेरा ख्याल है काफ़ी है आपसे मेरी। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, ये आपके सामने तीसरा पार्ट अच्छा, ये जो ये फंक्शंस 2 हिस्सों में दिया गया, 7 + 3x पहला पार्ट है, और ये x < 1 वैल्यूज़ के लिए जो है वो है फंक्शन 7 + 3x, जबकि दूसरा फंक्शन 1 - 5x है, यानी फंक्शन का दूसरा हिस्सा। और ये किन वैल्यूज़ ऑफ x पर काम करेगा, वो तमाम वैल्यूज़ जो x के बराबर और 1 के बराबर और 1 से बड़ी हैं। यानी जो 7 + 3x है स्टूडेंट्स, तवज्जो है, ये जो 7 + 3x है ये x < 1 वैल्यूज़ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो फंक्शन है 1 - 5x ये x की इन वैल्यूज़ पे जो 1 के बराबर या 1 से बड़ी एग्जिस्ट कर रहा है। आपको चेक करना है कि x = 1 पर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x = 1। तो पहली शर्त क्या है कि फंक्शन मस्ट बी वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी वो जो ऊपर बताई ना शर्तें आपको पता चल गई हैं 7 कंडीशंस कि x की वैल्यू 1 रखने पर फंक्शन ऐसा ना आ जाए जो ऊपर बताया है आपको, 7 में से कोई एक चीज़ ना आ जाए, तो फंक्शन जो है फिर वो पहली शर्त पूरी नहीं होगी। इज दैट क्लियर।
तो बहरहाल यहाँ पहली शर्त पूरी हो जाएगी। चलो हम पहली शर्त पूरी कर ही देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में पहली शर्त क्या थी, कंडीशन 1, ये लिखी हुई है यहाँ बोर्ड पर, फंक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। तो उसके लिए आपको करना यह है कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक करें डिफाइन है या नहीं। चेक कर लेते हैं। देखिए एफ एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1 या 4x इज इक्वल टू 1 पे चेक करें। बात एक ही है, लफ्ज़ कोई भी इस्तेमाल कर लें, बट ये में s इज इक्वल टू 1 या 4x इज इक्वल टू 1 कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं। 4x इज इक्वल टू 1। अब आप गौर से देखें, जो x इज इक्वल टू 1 है उस पर आप फंक्शन चेक कर रहे हैं, कौन सा वाला आएगा, ऊपर वाला है नीचे वाला। यहाँ पर देखिए ऊपर x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो 1 तो है ही नहीं। 1 से छोटी वैल्यूज़ पे 7 + 3x फंक्शन है। और नीचे देखें x इक्वल और ग्रेटर देन 1 है, यानी इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, 1 से बड़ी कीमतें आ रही हैं। यहाँ पर ऊपर 1 से छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं, लेस देन 1। यहाँ इक्वल टू 1 भी आ रहा है और 1 से बड़ी वैल्यू भी आ रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आप फंक्शन लिखेंगे तो x की जगह जब 1 आएगा, बल्कि मैं f(x) लिख देता हूँ पहले, तो ये वाला फंक्शन है 1 - 5x, दूसरा हिस्सा या फंक्शन का सेकंड पार्ट। यहाँ पर x की जगह 1 पुट करें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कर लें 1 - 5, x की जगह आ गया 1, 1 - 5 1 था, 5 1 में से 5 गया तो क्या आएगा -4। अच्छा अब देखिए ये जो वैल्यू आई है फंक्शन की, यहाँ भी x की जगह आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं। क्या ये वेल डिफाइंड नंबर है, तो आपका जवाब है यस, ये तो वेल डिफाइंड है। -4, वो जो 7 ऊपर बताई हैं अनडिफाइंड फॉर्म, वो तो नहीं है, नहीं। अगर उनमें से कोई एक भी फॉर्म होती तो फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता। अब चूँकि 7 में से कोई भी फॉर्म यहाँ नहीं आ रही -4, तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वेल डिफाइंड है। पहली शर्त पूरी हो गई, फंक्शन इज़ वेल डिफाइंड, फंक्शन इज़ वेल डिफाइंड। समझ गए। अब दूसरी शर्त चेक करें, कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। कंडीशन 2, इसको मुझे फिर मिटाना पड़ेगा जी स्टूडेंट। कंडीशन 2 ये है, ये आपके सामने लिखी हुई बोर्ड पे, लिमिट ऑफ द फंक्शन मस्ट एग्जिस्ट। अब ये 0 लिख दिया था मैंने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 1, तो 0 की बजाय क्या लिखना पड़ेगा यहाँ 1, और यहाँ भी 0 की जगह 1 आएगा, क्योंकि वो पिछले सवाल में 0 था, तो यहाँ 1 पे चेकिंग होगी। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। बराबर आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, बराबर नहीं आई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लें एक तरफ, क्या लिखें, और दूसरी तरफ राइट हैंड लिमिट। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, इसके लिए x की वैल्यू 1 पे चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x की वैल्यू लेस देन 1 मानी जाएगी, और राइट हैंड लिमिट के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मानी जाएगी। तो यहाँ देखिए क्या होगा फिर, लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस लगा दें, और फिर यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो फंक्शन कौन सा आएगा, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ, कौन सा आएगा, या तो ऊपर वाला फंक्शन आएगा या नीचे वाला। अब x लेस देन 1 किस में है, तो x लेस देन 1 इसमें है। समझ रहे हैं बात को, दिस इट मीन्स है x लेस देन 1, तो ये वाला पार्ट आएगा 7 + 3x। कीमतें पुट करें इसमें, अप्लाइंग लिमिट, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लगा दो। 7 + 3 x की जगह 1 आ गया, 3 1 = 3, 7 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 10। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, तो उसके लिए देखिए क्या होगा स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस साइन लगाएंगे,
यानी इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन वन, तो एक्स ग्रेटर देन वन आ रहा है सेकंड पार्ट ऑफ द फंक्शन में, तो उसके लिए ये 1 माइनस 5x आएगा, क्योंकि यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 1 आया हुआ है, इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन 1 भी है, तो x की वैल्यूज़, तो ये 1 माइनस 5x लगाएंगे। सही है, इसको सिंप्लीफाई करें, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप अप्लाइंग लिमिट कर दें, x a की जगह आया हुआ है, यहाँ पे x की जगह 1 लगा दें, तो 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 1, ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं थी। 1 माइनस 5 बनता 5, 1 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा -4, ये आ गई राइट हैंड लिमिट। क्या दोनों लिमिट सेम है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इस व्हाट इज इट? इट मीन्स दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहीं स्टॉप कर देंगे, थर्ड कंडीशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इस फंक्शन को क्या कहा जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा। उसके लिए वर्डिंग क्या इस्तेमाल करेंगे वो समझ लें। यहाँ बता दें स्टूडेंट, एज लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ द फंक्शन नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ऑफ द फंक्शन। ये आपके सामने आ गई ना, लेफ्ट हैंड लिमिट 10 है और ये राइट हैंड लिमिट -4 इक्वल नहीं है, hence function it is discontinuous function, it is a discontinuous function। समझ गए बात को? तो ये है, लिखने बोलने समझाने में कोई गलती हो गई है तो आप नज़रअंदाज कर देना। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें भी इसी टाइप का सवाल है, उस पर बात करेंगे फिर आपसे। खुदा हाफिज़।